हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर्स और आज है 8वां मॉडल पेपर। हमने कल 9वां मॉडल पेपर किया था। हम नीचे आ रहे हैं, बैक साइड में आ रहे हैं, 8वां 7वां 6ठा ऐसे चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और कंप्लीटली हम 10 मॉडल पेपर के बाद फिर दूसरे 10 मॉडल पेपर और करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर आता है ना एवरीडे, जैसा आप रोज देते हैं, क्योंकि आपकी हैबिट बढ़ जाएगी। एग्जाम तक आते आते आप बिल्कुल जो है वो काफी अच्छी स्थिति में आ जाओगे। तो आंसर देते रहिएगा। तो देखो, पहला प्रश्न है कि दूसरा देवदास कहानी में नीलांजलि किसे कहा गया है। आपको याद है लेखिका ममता कालिया जब वहां का घटनाक्रम बताती है, तो जब आरती का समय आता है, तो आरती के समय वो नीलांजलि हाथ में लेकर के पंडित जी गंगा जी में आरती करते हैं और अपने हाथों को बार बार पानी में भिगोते हैं। वो गर्म हो जाते हैं तो उसे ठंडा करने के लिए। तो नीलांजलि क्या है? नीलांजलि हाथ में लेकर के वो पूजा कर रहे हैं ना, क्या है नीलांजलि? ऑप्शन एक है मनोतियों हेतु बहाए गए जो दोने होते हैं, जो पानी में अपन बहाते हैं भक्तगण, उसको कहा गया है, या फिर गोताखोर को कहा गया है, या गंगा माता को जोड़े गए दोनों हाथों को नीलांजलि कहा है, या पीतल दीपकों की पंक्ति जिसमें हजारों बत्तियां जलाई जाती है। तो पीतल के दीपकों की जो पंक्तियां होती है ना, जिसमें जैसे ऐसे दीपक होते हैं, फिर ऊपर दीपक और दीपक और दीपक ऐसे, तो वो जो दीपकों की जो पंक्ति होती है पीतल की बनी हुई, जिसमें हजारों दीपक होते हैं, उन्हें नीलांजलि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है कि घड़ी के पुर्जे के आधार पर धर्म का उद्देश्य क्या है। तो धर्म का उद्देश्य क्या बताया है? ऑप्शन एक है मानव मात्र का हित करना, या फिर ऑप्शन दो है मुट्ठी भर धर्म पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार हो, या फिर धर्म का रहस्य जाने बिना उसका पालन करें, या फिर विधर्मी का विनाश करें। तो लेखक यहां पे कह रहा है कि धर्म का उद्देश्य है समस्त लोगों का भला हो, मानव मात्र का हित हो। ऐसा नहीं है कि धर्म पर कुछ लोग जो है वो कुंडली मार करके बैठ जाएं। वहां यहां पर घड़ी के पुर्जे के माध्यम से लेखक ने धर्म के उपदेशकों पर व्यंग किया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आम जनता को धर्म के रहस्य जानने का अधिकार नहीं है, और वो घड़ी का उदाहरण देते हैं। तो यहां पे लेखक ने कहा है कि धर्म का उद्देश्य है मानव मात्र का कल्याण करना। ऑप्शन अ इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा अगला प्रश्न है, जूठी बतियानी की पत्यानी पंक्ति का आशय है। आपको याद है ना, घनानंद। घनानंद जो है ना बार बार अपने मन को सांत्वना देता है कि जो है वो सुजान आएगी, सुजान आएगी। तो ऐसा कहता है तो उसका मन खुश हो जाता है, और वो प्राण जो उसके निकलने वाले हैं वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं कि उसको संदेशा सुना के जाए। तो जब रोज रोज वो इस प्रकार की बात करता है ना, तो अब तो उसका मन भी समझ गया कि नहीं भाई, ये झूठी बातें रोज रोज जो है वो दिलासा नहीं देती हमें। झूठी बातों का क्या विश्वास, कितने दिन विश्वास करें? झूठ बोल करके तुम कितने दिन जो है वो इस तरीके से दिन बिताओगे? तो ऑप्शन अ राइट रहेगा, झूठी बातों का क्या विश्वास। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कार्नेलिया का गीत में भारतवर्ष के कौन से सौंदर्य का चित्रण किया गया है? जयशंकर प्रसाद साहब की दो गीत, कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत। कार्नेलिया जो कि उस समय सेल्यूकस का जो सेनापति था, उसकी पुत्री कार्नेलिया जो है वो गंगा किनारे, जब वहां पे सिंधु नदी के किनारे एक ग्रीक शिविर में बैठी है, और उस समय वो जब सूर्योदय होता है, उस समय भारत की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है। उस सुषमा को देख करके उसका भारत का वर्णन करती है। तो बात हुई है भारत के सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन जो है वो इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है कि सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था, उसे किस बात का दुख था? जब उसकी झोपड़ी जल गई, झोपड़ी जली, उसके बाद सारे लोग वहां से चले गए थे, लेकिन फिर भी सूरदास वहां पर अभी भी बैठा हुआ था। क्या दुख था उसे? झोपड़ी जल जाने का दुख था, बर्तन आदि जल जाने का दुख था, या उम्र भर की कमाई की पोटली जल जाने का दुख था, या फिर अकेलेपन का? देखो भाई, ये दुख तो था, झोपड़ी का भी था, बर्तन का भी था, लेकिन उतना दुख नहीं था जितना पैसों की जो पोटली थी, रुपयों की, जो उसने एक एक रुपया, एक एक पैसा जो है वो उसने बड़ी मेहनत और जो है वो बड़ी आशाओं के साथ इकट्ठा किया था, उसके जल जाने का उसे दुख था, इसलिए वो तब भी वहां पे बैठा रहा था। नेक्स्ट है कि गांव में फूलों की गंधों से किसका संबंध जोड़ा जाता था? तो फूलों की जो गंध आती थी, उससे लेखक वहां की हर चीज को जोड़ने का प्रयास करता है, सांपों को, देवी को, चुड़ैल को, उपर्युक्त सभी। आंसर ऑप्शन द इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला है
कि बिना जाने बूझे किस पर शुभा करूं। ये जब उसे कहा गया सूरदास से कि भाई तुम्हें किस पर, किसी पर अगर शक हो तो बताइए, तो वो कहे मुझे नहीं पता, मैंने किसी को देखा नहीं, तो मैं किस पर शक करूं। पंक्ति में शुभा शब्द का आशय क्या है? ऑप्शन ए के शुभ, दो है सुलह, तीसरा है शक या चौथा है ईर्ष्या। तो शुभा का मतलब होता है शक करना, मैं किस पे करूं मुझे नहीं पता। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे भिखारी के लिए क्या इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना कि धन। मतलब जो अंधा भिखारी होता है उसके लिए धन होना उसके पास बड़ी लज्जा की बात मानी जाती है, इसलिए वो किसी को भी धन दिखाना नहीं चाहता। और यही बात सूरदास पर लागू होती है। सूरदास ये नहीं जताना चाहता था कि उसके 500 से अधिक रुपयों की पोटली जो है वो भैरव चुरा करके लेके गया है। क्यों? क्योंकि उसके लिए दरिद्र होना कोई लज्जा की बात नहीं है, लेकिन अमीर होना उसके लिए लज्जा की बात है। तो क्या इतनी लज्जा की बात नहीं है? दरिद्रता उसके लिए लज्जा की बात नहीं है, गरीबी उसके लिए कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन अमीरी उसके लिए बड़ी शर्म की बात है। तो क्या लज्जा की बात नहीं है? दरिद्रता उसके लिए लज्जा की बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कथानक को कहानी का क्या कहा जा सकता है? तो किसी भी कहानी का जो कथानक होता है, कोई भी जो स्टोरी होती है, उसका जो मुख्य कथानक होता है जिसके आधार पर पूरी कहानी जो है वो लिखी जाती है, पूरी कहानी गढ़ी जाती है, तो कथानक जो है वो उसका प्रारंभिक नक्शा होता है जिसे हम नजरी नक्शा कहते हैं। जैसे हम किसी इलाके का हमें पूरा उसके बारे में अगर हमें डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी हो, उसके बारे में हमें पूरी सामग्री कभी कहीं पर अगर हमें बनानी होती है, तो सबसे पहले हम उसका एक नजरी नक्शा बनाते हैं, एक कच्चा नक्शा बनाते हैं। वो नजरी नक्शा जो होता है ना, प्रारंभिक जो नक्शा होता है, वही कहानी का कथानक जो है वो कहानी का प्रारंभिक नक्शा टाइप होता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? तो बच्चों ये जो है ना, ये एक जो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है वो होता है फीचर। जब हमने देखो जो 2000 प्रश्नों की हमारी जो सीरीज थी उसमें भी हमने इस प्रश्न को लिया था, कई बार लिया, 2 बार तकरीबन ले लिया, ये तीसरी बार आया है। याद रखना, एक लाइन में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, फीचर किसे कहते हैं? तो फीचर होता है सृजनात्मक और सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। ध्यान रखना, ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, आत्मनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, बीट रिपोर्टिंग के अंतर्गत स्रोत या सूत्र से मिली जानकारी पर किस प्रकार भरोसा नहीं करना चाहिए? बीट रिपोर्टिंग का मतलब होता है जो विशेष किसी खास विषय से जो रिलेटेड जानकारी अगर हमने इकट्ठी करी है, तो हमें उस पर जानबूझ करके, हमें उस पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वो सही है कि नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए एकत्रित करते हैं? तो पत्रकार जो होते हैं वो अपनी पत्रकारिता के लिए जो भी सामान इकट्ठा करते हैं, जो चीजें इकट्ठी करते हैं और फिर उसको अखबार में या ऑनलाइन कैसे भी करके जब उसको छापते हैं, तो वो या तो साक्षात्कार के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन अ। तो देखो ये थे हमारे 12 प्रश्न हमने किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, एक नंबर के ये 12 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप अगर ढंग से अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 12 में से 12 मिलेगा, बल्कि 12 में से नहीं, हमें तो 80 में से 80 पूरे नंबर लाने हैं। अगर आपके 20 में से 20 शतरंज जाते हैं तो आपके 100 में से 100 नंबर, और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता हो, जिसमें सरलता हो और जिसमें सहज ग्राह्यता हो, मतलब पढ़ते ही हमें सहज रूप से अगर समझ में आ जाए कोई काव्य पंक्ति, तो उसमें गुण कौन सा होता है? तो देखो 3 गुण होते हैं, मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि 3 जो गुण होते हैं उसमें एक होता है माधुर्य गुण, दूसरा होता है प्रसाद गुण और तीसरा होता है ओज गुण। तो ये ऐसा वो गुण जो है ना, जो सहज ग्राह्य हो और जो सरल हो, वो होता है प्रसाद गुण। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा कि उसमें प्रसाद गुण होता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा प्रसाद गुण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जब व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कौन सा दोष होता है? जब हमने काव्य के दोष पढ़े थे, हमने काव्य के गुण पढ़ लिए, हमने काव्य के दोष भी कंप्लीटली अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, और अगर ऐसा काव्य पंक्ति जहां पे व्याकरण के नियमों के विरुद्ध अगर हमने किन्हीं शब्दों को वहां पे यूज किया है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आने से वहां पे च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। याद रखिएगा बच्चों, च्युत संस्कृति दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब व्याकरण विरुद्ध शब्दों का हो गया,
छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति के अंत में जो अंतिम शब्द होता है वो जो लय मिलता है ना, मिलती हुई ध्वनियां जो निकलती है वो तुक कहलाता है उसका, या हम इसे तुकबंदी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला है कि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। देखो गीतिका जो है ये एक मात्रिक सम छंद होता है, यानी इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। गीतिका जो है इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है और इसके 4 चरण होते हैं, है ना, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। इसमें 14 और 12 पर यति होती है और ये एक सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है, तो प्रत्येक चरण में 26-26 मात्रा होती है, 14-12 पे यति होती है, 14-12 पे। और जो हरि गीतिका हमने कल वाले पेपर में किया था, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है, इसमें 26 होती है और उसमें 28 मात्राएं होती है और उसमें 16-12 पर यति होती है। वो भी एक सममात्रिक छंद है, ये भी एक सममात्रिक छंद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला लिखा हुआ है कि भाई 26 कि जहां संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध होता हो एक संक्षिप्त कथन के द्वारा, छोटी सी उक्ति के द्वारा, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे अलंकार होता है, वहां पे समासोक्ति अलंकार होता है। समासोक्ति मैंने समास, छोटी उक्ति के द्वारा बड़ी बात कह देना। अगला क्वेश्चन है कि उपमा अलंकार के विपरीतार्थ होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा में क्या होता है कि किसी को उपमेय को उपमान के समान दिखाया जाता है, उसकी उपमा दी जाती है, और इसमें उल्टा होता है कि उपमान को उपमेय के समान दिखाया जाता है, तो वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ ही होता है उल्टा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, अब देखो ये तो हो गए कंप्लीट हमारे रिक्त स्थान 6 हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए। अब एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको हम ढंग से पढ़ लेते हैं और इसके 6 प्रश्न हैं उसके आंसर देख लेते हैं, फिर एक पद्यांश देख लेते हैं और उसके भी आंसर देख लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं, गद्यांश और पद्यांश चूंकि अभी इसमें टाइम लगेगा तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसको कंप्लीटली हम हल करने वाले हैं और ऐसे करके हम टोटली 10 पेपर्स करेंगे और इसकी पीडीएफ मैं आपको अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे शेयर करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर को नोट कर लिए, मुझे नंबर भेजेंगे, आप मुझे इस नंबर पर हाय हेलो करके मैसेज करेंगे तो आपको हमारी लिंक मिल जाएगी, हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप ग्रुप की सारी लिंक आपको मिल जाएगी। तो नंबर है 9079622989। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी इतना ही, क्योंकि अभी नेक्स्ट हमारे 7 बजते ही हमारी राजनीति विज्ञान की लाइव क्लास है ना, राजनीति विज्ञान की लाइव क्लास है। तो मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस की इस लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।